हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं महाजनपद के बारे में और ख़ास करके इसमें मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे और जो कि हर्यक वंश से स्टार्ट करेंगे और नंद वंश जहाँ पर अंत होगा धनानंद का, वहाँ तक पढ़ेंगे। फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया, वो ट्रिक है हसीन मासूका का वाहन। हास्य हो गया, इससे क्या होगा ना कि जो भी मगध साम्राज्य में जितना सारा जो डायनेस्टी अगर रूल करेगा इसका पूरा है। जैसे हा से हो गया हर्यक वंश, सी से हो गया शिशुनाग वंश, ना से हो गया नंद वंश और मा से हो गया मौर्य वंश और सु से हो गया शुंग वंश और का से हो गया कण्व वंश। का से क्या हो गया कण्व वंश और वाहन से सतवाहन वंश। तो ये लगभग 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 राजवंश शासन करता है मगध पे। तो इसी को हम लोग जानेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम यहीं पर पूरा रिव्यू दें तो हर्यक वंश हो गया। हर्यक वंश में अगर कोई पहली बार कोई शासक बना, यानी कि जो संस्थापक बोले हर्यक वंश का, तो वो बिंबिसार। बिंबिसार के बाद बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर देता है। फिर अजातशत्रु जो रहता है फिर इसका हत्या उदयन कर देता है और फिर उदयन के बाद कोई ऐसा प्रमुख बचता है नहीं, क्योंकि इसको जो है ना एक अनजान आदमी इसका हत्या कर देता है। फिर आता है शिशुनाग वंश और उसमें से शिशुनाग वंश में जो सबसे प्रमुख रहता है वो रहता है कालाशोक। उसके बाद फिर आता है नंद वंश। नंद वंश जब आता है तो नंद वंश में एक महापद्मनंद जो कि काफ़ी मतलब कि शक्तिशाली। उसके बाद धनानंद आता है। धनानंद फिर अंतिम रहता है, उसको चंद्रगुप्त मौर्य मार देता है और इस प्रकार से ये जो नंद वंश रहता है इसका ख़त्म हो जाता है। फिर मौर्य वंश स्टार्ट हो जाता है। इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मगर वो सब पढ़ने से पहले थोड़ा सा स्थिति समझेंगे कि कहाँ कितना कितना जनपद था। जैसे कि सर्वाधिक जनपद उत्तर प्रदेश में, जैसे टोटल मिला के महाजनपद की अगर संख्या की बात करें तो 16 टोटल था। 16 में तो 8 मतलब आधा आधी उत्तर प्रदेश में। बिहार में 3 महाजनपद था। कौन कौन था बिहार में? था वज्जी, अंग, चंपा। कौन कौन था बिहार में? वज्जी, अंग, चंपा। सर्वाधिक था उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1 और दक्षिण भारत में 1 था। जो दक्षिण भारत में था ना उसका नाम था, दक्षिण भारत में उसका नाम था अस्मक, जिसकी राजधानी पाटन हुआ करेगी। तो ये था दक्षिण भारत। और एक भारत से बाहर 2 था, जैसे कि गांधार, कंबोज, ये सब भारत के बाहर था। तब ये स्थिति तो हम जान चुके हैं कि कितना महाजनपद था। अब इसका राजधानी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब चलते हैं राजधानी पे। तो हम लोग आ गए राजधानी के पास। और हाँ दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है कि इसको याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आने वाला। तो जितना महाजनपद है इसका राजधानी आपको याद होना चाहिए और एग्ज़ाम में भी पूछता है, इसलिए काफ़ी वीवीआई भी है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। जैसे गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला। कंबोज की राजधानी हाटक या तो राजपुर कहते हैं। मत्स्य का विराटनगर। कुरु का इंद्रप्रस्थ जो कि वर्तमान दिल्ली है। सुरसेन का मथुरा, सुरसेन मथुरा। कौशल का श्रावस्ती। फिर से बोलिए, गांधार का तक्षशिला, कंबोज का हाटक या राजपुर, मत्स्य का हो गया विराटनगर, कुरु का इंद्रप्रस्थ, सुरसेन का मथुरा, कौशल का श्रावस्ती। कौशल का श्रावस्ती, सुरसेन का मथुरा, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक, गांधार का तक्षशिला। और ये महत्वपूर्ण नगर है, मतलब कि कहाँ, जैसे गांधार है, कंबोज, ये कहाँ आए थे दोनों जो है ना, वो पाकिस्तान तरफ पड़ता है। खास करके ऊपर वाला तो पूरा पाकिस्तान में ही है, रावलपिंडी पेशावर में पड़ता है। और ये जो कंबोज है थोड़ा सा कश्मीर क्षेत्र भी आता है इसमें। और जैसे कि ये मत्स्यनगर, विराटनगर, तो ये राजस्थान का है, ये राजस्थान का हो गया। और ये जो हो गया, ये जो इंद्रप्रस्थ है इसमें तो दिल्ली, मेरठ, हरियाणा सब आ जाता है। चलिए आप इसको देख लीजिएगा, मगर ज़रूरी अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना तो ये इसका राजधानी याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। तो ये तो हो गया, यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ तक कौशल तक हो गया था। अब है अगला पांचाल। तब पांचाल का हो गया अहिच्छत्र और काम्पिल्य, इसकी 2 राजधानी थी। पांचाल का अहिच्छत्र, काम्पिल्य। चेदिका, सुक्तिमती, चेदिका, सुक्तिमती। पांचाल का अहिच्छत्र और काम्पिल्य। वत्स का कौशाम्बी, काशी का वाराणसी, मल्ल का कुशीनगर या तो कुशीनारा भी कहा जाता है, कुशीवती भी कहा जाता है, कुशावती। मल्ल का कुशावती या कुशीनारा जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। अस्मक का पाटन या इसी को पोतन भी कहा जाता है।
और अवंतिका उज्जैन या तो माहिष्मति, अवंतिका उज्जैन या माहिष्मति, ये मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता था ये। और यही अस्मक है, अस्मक या पाटन जो है, जो कि गोदावरी नदी का दक्षिण क्षेत्र में, यानी कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कोई था तो अस्मक था। इसको ये जरूर याद रखेगा कि अगर पूछ दिया कि दक्षिण भारत का जनपद का नाम क्या था तो था अस्मक। अब आगे चलते हैं। और ये जो वज्जी हो गया, वज्जी का हो गया, इसकी राजधानी वैशाली थी, विदेह और मिथिला। और फिर अंग की बात करें तो अंग का हो गया चंपा, और मगध का गिरिव्रज, गिरिव्रज को ही मतलब कि राजगीर कहते हैं, ये हो गया। और इसके अंतर्गत पटना, गया, नालंदा ये सब क्षेत्र आता था बिहार का। तो ये था टोटल 16 महाजनपद। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मगध का गिरिव्रज, अंग का चंपा, वज्जी का वैशाली, विदेह, मिथिला, अवंतिका उज्जैन, महेशमती, अस्मक का पाटन या पोतन, मल्ल का कुशावती या कुशीनारा, काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी, चेदी का सुक्तिमती, पांचाल का अहिच्छत्र और कौम्पिल्य, कौशल का श्रावस्ती, सूरसेन का मथुरा, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक या राजपुर, और गांधार का तक्षशिला। तो इतना है, इसको 1-2 बार सुन लेना है, याद हो जाएगा, 3-4 बार में याद हो जाएगा। उसके बाद सेट प्रैक्टिस करते रहना है तो हमेशा याद रहेगा आपको। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना कि हम लोग पढ़े थे, जब पढ़ रहे थे वैदिक एरा, तो उसमें पढ़े थे कि कबीला हुआ करता था, कबीला, फिर उसके ऊपर ग्राम, फिर जन बन गया, धीरे धीरे जनपद बन गया, और फिर महाजनपद हो गया। और टोटल मिला के 16 महाजनपद है। तो कुछ महाजनपद है जिसका वर्णन जो है वो उत्तर वैदिक काल में मिलता है, ठीक है। और इसका अवधि जो है 600 से लेकर के 340, ये जरूरी नहीं है, ये सब कुछ उतना ज़रूरी नहीं है। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार से ये पूरा कहानी है। अब इसका स्थिति हम लोग देख चुके हैं, अब ये भी याद कर चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर मगध, मेन तो यही है, इसी को समझना है। और इस पे टोटल 7 राजा शासन किया, और ये भी बता चुके हैं। यहाँ पर अलग थोड़ा उसी जैसा है, ट्रिक है, थोड़ा सा हमें इस हट के बता दिए थोड़ा इससे, ताकि हमें और अच्छा लगा, मतलब कि थोड़ा आसान लगा। तो उसी में सबसे पहले है हर्यक वंश। हर्यक वंश हम लोग पढ़ेंगे। तो हर्यक वंश से पहले जो था ना, एक वंश था, उसका नाम था बृहद्रथ वंश। और इसका जो संस्थापक था बृहद्रथ वंश का, वो बृहद्रथ ही थे। कौन थे? बृहद्रथ। और इनकी जो राजधानी थी बृहद्रथ की राजधानी राजगीर, यानी इसी को राजगीर को ही गिरिव्रज कहा जाता है। और ये जो बृहद्रथ वंश है ना, मतलब कि इसको ऐतिहासिक नहीं माना जाता, क्योंकि इतना प्रूफ नहीं मिल पाया इसके बारे में। तो इसीलिए जो पहली बार अगर माना गया ना किसी को अगर ऐतिहासिक, तो हर्यक वंश को माना गया है। तो उसी को थोड़ा, मगर यहाँ पर इसको थोड़ा जानना जरूरी है। तो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। जरासंध अपने साम्राज्य पूरे उत्तर भारत में करना चाहता था, पर पांडव और कृष्ण के विरोध में उसे अपने, मतलब कि अपना जो उनका उद्देश्य था उसमें सफलता नहीं मिला। फिर एक युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध, जिसमें जरासंध मारा गया। उसके बाद जब जरासंध मारा गया तो मगध का जो शासक बना उनका पुत्र बना। मगध जो बृहद्रथ वंश था उसका जो अंतिम शासक था उसका नाम था रिपुंजय। और इसकी हत्या जो है ना, इसकी हत्या एक मंत्री था, उसका नाम था कुलिक। क्या नाम था उसका? कुलिक। कुलिक कर दिया, कुलिक हत्या कर दिया और उसके पुत्र शासक बन गया। अब फिर एक था, उसका नाम था भट्टिये। यहाँ पर घाटिया लिखा हुआ गलती से, भट्टिये था, भट्टिये, भ आधा टा टी ये, भट्टिये, उसका नाम था भट्टिये। तो भट्टिये था, तो मतलब कि भट्टिये के बारे में कहा जाता है ना कि एक भट्टिये नाम का सामंत था, वो कुलिक के पुत्र की हत्या कर दिया। फिर जैसे कुलिक रिपुंजय की हत्या कर दिया, तो उसी प्रकार से जो कुलिक का जो पुत्र था उसका हत्या कौन कर दिया? भट्टिये। अब भट्टिये कौन था? तो भट्टिये वो बिंबिसार के पिताजी थे, और बिंबिसार को गद्दी पे बैठा दिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि अब मतलब कि जो बिंबिसार जो थे वो पहला ऐतिहासिक मतलब कि शासक बन गया, और एक मतलब कि हर्यक डायनेस्टी का संस्थापक भी माना जाता है बिंबिसार को। हालांकि गद्दी पे मतलब कि हत्या कौन की है? हत्या तो भट्टिया की है ना, मगर अपने पुत्र को गद्दी पे बैठाए वो। और इनका पुत्र जो था वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कुछ वैवाहिक संबंध बना करके, युद्ध करके मतलब कि मगध साम्राज्य को बढ़ाया, इसीलिए इसको संस्थापक बोला जाता है। तो अब यहाँ पर है, आगे समझते हैं। ये तो हो गया। अब है, किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत कम मिलता है, इसीलिए हर एक वंश को ही पहला ऐतिहासिक वंश मानते हैं।
बोले था ना कि जो पहला, इसीलिए तो स्टार्टिंग जो हम किए वो हर्यक वंश से ही किए। हम ये नहीं बोले कि बृहद्रथ वंश। तो हर्यक वंश से हम लोग अब पढ़ेंगे और ये ख़त्म हो गया बृहद्रथ वंश। चलिए अब आगे चलते हैं। बिंबिसार। तो बिंबिसार का कार्यकाल याद रखेगा 544 से 492। इस वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इनकी राजधानी राजगीर और ये लगभग 52 वर्षों तक मगध पर शासन करते हैं। ये स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म मानते हैं, मगर इनकी पत्नी रहती है चेलना। उनके कहने पर ये बाद में जैन धर्म अपना लेते हैं, चेलना के कहने पर। और जो बिंबिसार रहते हैं वो अंगराज के शासक ब्रह्मदत्त को हरा करके क्या करते हैं, अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक बना देते हैं बिंबिसार। कहाँ? अंगराज। अंगराज की राजधानी कहाँ था? चंपा। अब फिर बोले थे कि ये क्या करते, बिंबिसार 2 नीति अपनाते हैं, मतलब कि एक तो विवाह नीति, और विवाह नीति के अपनाने के साथ साथ में मतलब कि युद्ध नीति, ये 2 नीति पे चल रहा था। फिर यहाँ पे क्या हुआ, तो बिंबिसार क्या करते हैं, विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार। बोले ना कि ये विवाह नीति अपनाते हैं, और जो दहेज में मिलता था एक प्रकार से, अगर शादी कर ली कहीं पर तो शादी कर लिए तो अब वो क्षेत्र तो थोड़ा सा मानिए तो अपना ही हो गया, वहाँ से टैक्स वगैरह उसको अपने अधीन कर लेता था इस प्रकार से। तो बिंबिसार की जो पहली पत्नी थी उनका नाम था महाकोसला, जो कि कौशल राजा की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। पहली पत्नी का नाम क्या था? महाकोसला। तो पहली पत्नी का नाम था महाकोसला, जो कि कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। इनको साथ में जब शादी की है ना, तो इनको दहेज में काशी मिल गया। क्या मिला? काशी मिल गया। अब जब दहेज में काशी मिल गया तो उसे 1 लाख जो है ना, 1 लाख की वार्षिक आय वहाँ से आने लगा। फिर दूसरी शादी करते हैं ये बिंबिसार, वो लिच्छवी राजकुमारी रहते हैं, उनका नाम रहता है चेल्लाना। इसी चेल्लाना के कहने पे जैन धर्म अपना लेते हैं। तो बिंबिसार की दूसरी पत्नी जो थी वो थी जो कि लिच्छवी राजकुमारी, जो कि वैशाली की थी, वो नरेश राजा की पुत्री थी चेल्लाना, जिससे अजातशत्रु का जन्म होता है। यानी कि अजातशत्रु का माँ का नाम क्या था? तो नाम था चेल्लाना। और इनकी तीसरी पत्नी जो कि पंजाब के थी, पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी क्षेमा। क्या नाम था? क्षेमा। अब बिंबिसार की चौथी पत्नी थी आम्रपाली, जो कि वैशाली की गणिका थी। अब आगे समझते हैं। और इनके पिता का नाम क्या था? भट्टिया, है ना। वहाँ पर घटिया लिखा हुआ था, भट्टिया है यहाँ पर, है ना। तो सही यही है, भट्टिया या भट्टिया भी बोला जाता है। तो इस पुराण में जो बिंबिसार है इनको श्रेनिक कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रेनिक। श्रेनिक कहने का मतलब होता है, श्रेनिक मतलब कि नेक दिल। क्या होता है? श्रेनिक कहने का मतलब होता है नेक दिल। तो पुराणों में इनको श्रेनिक कहा गया है। और इसके समय में क्या हुआ था, अवंती के राजा थे, उनका नाम था चंद्रप्रघोत। क्या नाम था? चंद्रप्रघोत। इनको जॉन्डिस हो गया था, है ना। इनको जॉन्डिस हो गया था, जॉन्डिस ठीक ही नहीं हो रहा था। तब ये जो है बिंबिसार है, ये अपना वैद्य भेजते हैं। वैद्य का नाम रहता है जीवक। क्या नाम रहता है? जीवक जाते हैं और उनका इलाज करते हैं, और जो चंद्रप्रघोत है वो क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। जब ठीक हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया और अंगराज को जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लिया। यानी कि जब अवंती के राजा जो चंद्रप्रघोत थे ठीक ही नहीं हो रहे थे, जब ठीक हो गया तो फिर ये खुद अपना अधीनता स्वीकार कर लिया, यानी ये अपने अधीन कर लिए बिंबिसार के। तो एक प्रकार से अवंती भी अधीन में आ गया और अंग को मतलब कि जीत कर मिला लिया मगध राज्य में। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी में बिंबिसार छोटे राज्य को युद्ध करके जीत लेता था। इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हो पाया। इनका जो पुत्र रहता है ना अजातशत्रु, ये सफल होता है। और इसी वैशाली पर आक्रमण करने के दौरान ही अजातशत्रु रथ मुसल और महाशिला कंटक हथियार का इस्तेमाल करता है। अब फिर इस बिंबिसार का इसी का पुत्र 492 ईस्वी में हत्या कर देता है। कौन? अजातशत्रु। इसीलिए अजातशत्रु को या तो इस वंश को ही पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि उदयन भी जो रहता है ना वो अपने पिता का हत्या कर देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अजातशत्रु को। अजातशत्रु का आजकल है 492 से 460। इसका अजातशत्रु कहने का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। और इनको कुनिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? कुनिक। उनको क्या कहा जाता था? बिंबिसार को श्रेनिक, इनको कहा जाता है कुनिक। इसने अपने पिता की हत्या कर दी, इसलिए इन्हें पितृहंता कहते हैं। यह अपने मामा प्रसेनजीत की पुत्री वचिरा से प्रेम करता था। और साथ ही साथ जब ये अपने पिता की हत्या कर दिया तब क्या हुआ ना कि
हत्या करने के मतलब हत्या किया ना, उसके बाद फिर इन्हें लगा मतलब सुरक्षा की दृष्टि से कि यार थोड़ा सा सुरक्षा मजबूत होना चाहिए, तो इसके लिए राजगीर की किलेबंदी शुरू कर देते हैं। तो इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलेबंदी शुरू कर दी। तो ये थोड़ा सा पूछ सकता है कि राजगीर की किलेबंदी किसने किया, तो ये अजातशत्रु। किसने किया? अजातशत्रु। ठीक है, आगे राजगीर जो था 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था, और एक थोड़ा बड़ा घटना होता है इसके समय में, महात्मा बुद्ध का निधन हो जाता है इन्हीं के समय में, अजातशत्रु के समय में। और आपको पता होगा तो जब महात्मा बुद्ध का जब निधन हो गया, तो इसी मतलब कि बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कुछ जैसे कि संगीति होता है, 4 संगीति होता है बौद्ध का, जिसमें से पहली बौद्ध संगीति होता है इन्हीं के समय में। कहाँ होता है? सप्तकर्णी गुफा राजगीर में होता है, इसी अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। हम लोग बौद्ध धर्म में इसको बहुत अच्छा से देखें, अगर आप नहीं देखे हैं ना तो उसको देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा से बताएं उसमें याद करने का तरीका, उसको आप देख सकते हो वीडियो को, सब पूरा लाइन बाय लाइन वीडियो है सब। फिर साथ में हम बोले थे ना कि वैशाली पर आक्रमण किया, तो वैशाली पर आक्रमण किया तो इसके सहयोगी थे वर्षकार या वर्षाकार, कहीं भी नाम मिलेगा आपको, वर्षाकार। इन्हीं के सहयोग पा करके वैशाली पर आक्रमण करते हैं और वैशाली को जीत भी लेते हैं। और इसी युद्ध के दौरान जब वैशाली पर आक्रमण कर रहे थे तो 2 हथियार रथ मुसल और महाशिला कंटक का प्रयोग करते हैं, जो कि काफ़ी हथियार मतलब कि खतरनाक हथियार है। अगर आप बाहुबली देखे हो तो जो भल्लाल देव रहता है ना, वो आगे आगे मतलब जो रथ ले जाता है तो उसके आगे एक छुरा लगा रहता है उसमें, और वो छुरा मतलब कि क्या होता है ना कि वो चलते जाता है आगे, मतलब कि सबको काटते जाता है, तो वही था। और एक बाहुबली जो है, एक आपको याद होगा कि बड़ा सा पत्थर रहता है, उसको पीछे रखता है, फिर कपड़ा बांध के फेंकता है, तो जो बड़ा सा पत्थर है ना वही तो महाशिला है। तो वो जो हथियार था उसी को महाशिला कंटक कहा जाता है, और एक रथ मुसल हो गया। यानी बाहुबली में आपको दोनों देखने को मिल सकता है, रथ मुसल, महाशिला कंटक। तो जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया। आपको बताएं जैन धर्म जब पढ़ा रहे थे कि बोले थे कि 12 अंग 12 उपांग की रचना हुआ था, तो उसी जो पहला उपांग था उसी में महावीर का और साथ में अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया है। प्रारंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। प्रारंभ में कौन? जैन, यानी कि इनके पिता जो बिंबिसार थे, यानी इनके मतलब उल्टा हुआ थोड़ा, वो स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बाद में जैन अपनाते हैं। ये पहले जैन थे, है ना, बाद में बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। तो ऐसा हुआ होगा ना, पिता पहले बौद्ध था, पत्नी के कहने पे जैन अपना लिए, तो जैन अपना लिए, तब फिर पुत्र का भी जैन ही रह गया। फिर बाद में ये गौतम बुद्ध से प्रभावित हुए और फिर बाद में ये बौद्ध धर्म ही अपना लेते हैं, तब ना बौद्ध संगीति किए। चलिए, मैंने इन्हीं के काल में बौद्ध संगीति हुआ, आगे समझते हैं। अब ये संरक्षण दिए थे ना कम से कम, तो ये हो गया। और लगभग ये 16 वर्ष मगध पर शासन करते हैं, और इनके 2 पुत्र था, उदयभद्र और उदायन, और उदायन ने इनकी हत्या कर दी। इस प्रकार से ये अब अंत होने वाला है। अब समझते हैं उदायन 460 से 44। उदायन जो रहता है ना, ये राजधानी जो है वो कुसुमपुर बनाता है, राजधानी कुसुमपुर। यही कुसुमपुर आगे चल करके पाटलिपुत्र बन जाता है, यही कुसुमपुर पाटलिपुत्र बन जाता है। तो कितना बार पूछता है कि पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया, पाटलिपुत्र राजधानी कौन लेकर आया, तो ये उदायन, याद रखिएगा इसको। तो ये भी अपने पिता की हत्या कर दिया, इसलिए बौद्ध धर्म में इसे भी क्या कहा गया? पितृहंता कहा गया। क्या कहा गया? चूँकि इनके पिता बौद्ध धर्म अपना लेते हैं बाद में, इनके पिता को मार दिया गया, तो बौद्ध धर्म वाला तो मतलब कि गुस्सा करेगा यार, कि मतलब अच्छा तो कहेगा नहीं, इसीलिए क्या कहा? ये पितृहंता कहा। तो पुराण और जैन ग्रंथों के अनुसार उदायन ने गंगा एवं सोन के समीप एक शहर की स्थापना किया था, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा। ये कहाँ लिखा हुआ है? जैन ग्रंथ और पुराणों में लिखा हुआ है, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा। इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र को पटना रख दिया। यानी कहने मतलब कि एक तो शहर बसाया, उसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया, मगर जो उदायन का पुत्र था, ये पाटलिपुत्र का नाम क्या रख दिया? पटना। इसने अपने राजधानी में जैन चैत्य का निर्माण कराया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जैन चैत्य का निर्माण किसने कराया? उदायन ने। अब है कि तो इसकी जो हत्या है ना, जो उदायन है, इसका हत्या कोई अनजान व्यक्ति, मतलब कि पता नहीं कौन, चाकू से गोद कर मार दिया गया। फिर उदायन का पुत्र था नागदशक, जो कि उतना अच्छा था नहीं, तो फिर इसकी हत्या भी शिशुनाग ने कर दिया। और फिर मतलब कि एक नया वंश उभरा, उसका नाम हो गया शिशुनाग वंश।
अब हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक खुद शिशुनाग ने ही उसको पीड़ मार दिया, तो ये मतलब कि शिशुनाग ही हो गए। जो कि और ये साथ ही क्या करते हैं ना कि ये अवंती और वत्सराज ये उस पर मतलब कि अधिकार करके मगध में मिला लेता है ये। अब शिशुनाग क्या करता है कि जो राजधानी पाटलिपुत्रा था उसको बढ़ाकर कहाँ ले गया, हटा करके वैशाली लेकर गया। राजधानी कैसे कैसे चेंज हुआ, पहले तो राजगीर रहा, बिंबिसार के समय में राजगीर रहा, अजातशत्रु के समय में भी राजगीर रहा, फिर उदयन के समय में पाटलिपुत्रा आ गया। अब उसके बाद जब शिशुनाग आया तब फिर इसके समय में फिर अब राजधानी कहाँ गया, अब वैशाली चला गया। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से मालवा तक का क्षेत्र था, मतलब सब मिला लिया गया। और इस वंश का जो अगला शासक था वो कालाशोक। अगर आपसे पूछे कि शिशुनाग वंश में जो सबसे प्रमुख शासक कौन था जो एकदम शक्तिशाली था, तो कालाशोक था। और इसी कालाशोक के समय में दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था। हम फिर बोल रहे हैं कि बौद्ध संगीति का बड़ा अच्छा है, आप देखिएगा बौद्ध धर्म में, लेक्चर नंबर शायद 5 होगा। तो यहाँ पर है, तो शिशुनाग के मृत्यु के बाद फिर कौन गद्दी पे बैठा, कालाशोक बैठा। और इनका नाम पुराण में और दिव्य बदान में काकवर्ण मिलता है। क्या मिलता है, काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्रा को पुनः अपना राजधानी बनाया, यानी कि कालाशोक क्या किया, फिर से राजधानी को कहाँ लाया, पाटलिपुत्रा लेके आया। और इसके समय में बौद्ध संगीति जो है वो कहाँ आयोजन हुआ था, वैशाली में हुआ। तो ये पाटलिपुत्रा राजधानी लाने से पहले ही मतलब कि क्या हो गया था कि बौद्ध संगीति हो गया था। तो इसीलिए मतलब कि जो राजधानी मतलब कि जो बौद्ध संगीति हुआ था दूसरा वो वैशाली में हुआ। बाद में ये वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्रा अपना राजधानी लेकर के आते हैं। और एक बात हम बताना भूल गए थे, ये जो था ना ये ब्राह्मण वंश से थे, शिशुनाग जो थे ब्राह्मण वंश से थे, इसलिए कहा जाता है कि यह ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है। कौन किया, तो शिशुनाग करेंगे। पुराणों के अनुसार ये क्षत्रिय थे। पुराणों के अनुसार होता है ना, अलग अलग ग्रंथ में थोड़ा सा कुछ अलग अलग लिख देता है, तो यानी कि पुराण के अनुसार ये क्षत्रिय थे। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या कौन कर दिया, पद्मनंद कर दिया। कौन कर दिया, पद्मनंद कर दिया। और फिर इस प्रकार से जब पद्मनंद हत्या कर दिया तो शिशुनाग वंश का अंत हो गया। अब यहाँ से चालू होगा नंद वंश। नंद वंश के बारे में कि अगर नंद वंश में बात करें, सबसे शक्तिशाली महापद्मनंद और घटिया बोल सकते हैं तो धनानंद, जो कि लालची किस्म का आदमी था। उसी के समय में सिकंदर आता है और सिकंदर फिर ब्यास नदी पार नहीं कर पाता है, तो हम लोग आगे देखेंगे उसको, फिर समझेंगे उसको। तो नंद वंश हो गया, तो सबसे शक्तिशाली शासक था महापद्मनंद। और ये शूद्र जाति से थे। थोड़ा सा ना जातिवाद ना स्टार्टिंग से ही हो रहा है, शूद्र जाति से थे, तो मतलब कि कुछ इनके साथ जातिवाद हुआ होगा, तो क्या करते हैं ना कि ये राजपूत का विनाश कर देते हैं पूरा तरीका से। तो इसीलिए ये अपना एक उपाधि धारण करते हैं, वो सर्व छत्रांतक। क्या, सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। और साथ ही साथ महापद्मनंद को भार्गव कहा गया है। भार्गव जो है ना, भार्गव कहने का मतलब होता है दूसरा परशुराम, है ना, यानी महापद्मनंद को भार्गव कहा गया है। यार कभी कभी हल्ला होता है ना तो हमको चुप होना पड़ता है, इसके लिए सॉरी हो। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको भार्गव यानी कि दूसरा परशुराम कहा जाता है। ये जो थे ना नाई जाति के थे और इनका एक प्रधानमंत्री था, उस मतलब कि इन्हीं का मतलब महापद्मनंद का, यहाँ राजा नंद लिखा हुआ मतलब वही हुआ महापद्मनंद। तो इनका प्रधानमंत्री था, उनका नाम था राक्षस। क्या नाम था, राक्षस। हालांकि इनका जो असली नाम था विष्णुगुप्त था। और इन्हीं के समय में पद्मनंद के समय में ही केंद्रीय शासन पद्धति का जनक हुआ था, इसीलिए महापद्मनंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक बोला जाता है। और इस वंश के बारे में थोड़ा सा कोई अगर विवरण करता है, जो कि हर्षवर्धन के काल में एक आता है चीनी यात्री, उनका नाम होता है हेनशांग। ये भी है ना इस वंश के बारे में, इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन करते हैं वो। और आगे बात करें तो जो व्याकरण के जो एक मतलब कि ये थे आचार्य, जिनका नाम था पाणिनि, है ना, ये भी महापद्मनंद के मित्र थे। और ये हमें लगता है इतना ज़रूरी नहीं है यार, हटाइए इस को। अब आगे चलते हैं, यहाँ से ये ख़त्म करते हैं अब। तो जो महापद्मनंद है ये पहले शासक थे जिन्होंने गंगा घाटी की सीमा का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण भारत तक विजय पताका लहराया था, है ना। इसीलिए और साथ ही साथ में ये कलिंग भी जीते थे, दक्षिण भारत में गए और वहाँ कलिंग जीते। कलिंग जीतने के बाद एक उपाधि धारण करते हैं
एकराट। कौन सा उपाधि? एकराट। एकराट की उपाधि धारण करते हैं। और या तो एक छत्र, है ना, कि एक छत्र के नीचे सब, यानी कि एक ही राजा है जो सबको पूरे कंट्रोल कर रहा है। तो कलिंग के जीतने के बाद, और यहीं कलिंग से ही महापद्मनंद रहता है ना, जो जीन की मूर्ति ले आता है। तो कलिंग को जीतने के बाद पूरी तरीक़ा से इसको मगध में मिला नहीं पाता है। मतलब कि इस वंश का अगर अगला शासक की बात करें तो धनानंद, या बोले अंतिम शासक कौन था? धनानंद था, जो कि बहुत ही क्रूर, मतलब कि अच्छा नहीं था ये, मतलब कि सबको बहुत परेशान करता था और लालची आदमी था ये। और ये जो था ना, लालची तो था ही, कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया था। और जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय नंद वंश का जो शासक था वो धनानंद ही था। तो जो सिकंदर था, ये विश्व विजेता सिकंदर, ये क्या है ना कि जो सिकंदर जिसे कहा जाता है सिकंदर के बारे में कि विश्व विजेता, तो उस समय आदमी को मतलब कि जितना जानकारी था विश्व के बारे में, उस समय तो जानकारी जितना अभी जानकारी है पूरे विश्व के बारे में, उतना उस समय तो जानकारी नहीं होगा ना। तो जब जानकारी नहीं होगा तो लोग जितना मतलब सिकंदर जीता तो कहा यार ये तो विश्व विजेता है, ये तो पूरा दुनिया जीतना चाह रहा है और जीत रहा है। लगभग 60% जीता था। यहाँ पर क्या है कि विश्व विजेता सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय सम्राट धनानंद की विशालता सेना देख करके हौसला पस्त हो गया। अरे सेना भी थक चुका था ना, सेना जब थक चुका था तो फिर मतलब कि वहीं का नदी है, वही नदी से क्या हुआ, वो नदी से घुर गया। ब्यास नदी था, ब्यास नदी से ही उसकी सेना आगे बढ़ी नहीं, थक भी गया था, पूरा लड़ते वगैरह आ रहा था। और फिर सेना भी देखा मतलब कि थोड़ा सा लगा कि यार मजबूत है, तो फिर वहाँ से वो लौट गया। और सिकंदर का जो विश्व विजेता का जो ख्वाब था वो अधूरा रह गया। अब आगे चलते हैं। तो विशालतम शक्ति के सामने सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता भी नतमस्तक होकर वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझता है वो। सिकंदर के भारत जाने के बाद मगध साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैल गई। धनानंद क्या करता था, बहुत अत्याचारी था, बहुत मतलब परेशान किया सबको। और यहाँ तक कि जो इसके दरबार में चाणक्य रहते थे, इसको भी अपमानित करके निकाल दिया। जिसके कारण फिर जो चाणक्य रहते हैं अपना शिष्य बनाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, और फिर इसी चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से मतलब कि धनानंद की हत्या हो जाता है और इस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना हो जाता है। जो विदेशी आक्रमण कर रहा है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो अगर यहाँ पर अगर इस प्रकार से अगर हम ऐसे देखें, पूरा पश्चिम अगर बना के देखें तो ये पूर्वी क्षेत्र में तो मगध था, बट इस साइड इधर यहाँ इस साइड में अगर बोलें तो थोड़ा सा कौन है इधर, ये मतलब छोटा छोटा यहाँ पर शासक था पंजाब तरफ में। तो आक्रमणकारी जनरली इधर से ही आता था, ठीक है। तो इधर से ही जो पहला विदेशी आक्रमणकारी था वो एक वंश था, डायनेस्टी था, उसका नाम था हकमनी वंश, जो कि ईरान में था। ईरान में एक वंश था, उसका नाम था हकमनी वंश। और हकमनी वंश का जो संस्थापक था ना, उसका नाम था साइरस सेकेंड। क्या नाम था उसका? साइरस सेकेंड। इसी वंश का एक और शासक हुआ डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम ये रहता है जो भारत पर पहली बार आक्रमण कहा जाता है, सॉरी भारत पर पहली बार आक्रमण करता है। तो इसी को फिर क्या कहते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? डेरियस प्रथम। कहीं पर इसका नाम डायबर भी मिलता है, डेरियस प्रथम को डायबर भी कहा जाता है। किस वंश से था ये? हकमनी वंश से था। और हकमनी वंश का संस्थापक साइरस सेकेंड। कहाँ का शासक था ये था ईरान यानी फारस का। अब क्या हुआ, इसने गांधार तथा कंपोज के शासक को हरा दिया। आक्रमण किया तो हरा दिया। इसने भारत में फारसी शासन का विस्तार किया। जो भी कोई आएगा अगर हराएगा तो अपना शासन का विस्तार तो करेगा ही। अब मकदूनिया कहने मतलब यूनानी। सिकंदर कहाँ का था? यूनान का था। तो ईरान आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा जो आक्रमण हुआ, महत्वपूर्ण की बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ? यूनानी का हुआ। यूनान के राजा था फिलिप द्वितीय। क्या नाम था उसका? फिलिप द्वितीय नाम था। इसी का पुत्र था सिकंदर। फिलिप द्वितीय का ही पुत्र था सिकंदर। और सिकंदर था। अब आगे समझते हैं। अब पेज खत्म हो गया ना, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो उसका पुत्र था, मतलब कि फिलिप द्वितीय का पुत्र था सिकंदर। और सिकंदर का माता का नाम था ओलंपिया। क्या नाम था? माता का नाम था ओलंपिया। ये ओलंपिया क्या करती है, अपने पति को जहर देकर मार देती है। और सिकंदर का मूल नाम था अलेक्जेंडर मैसिडोनिया। क्या नाम था? अलेक्जेंडर मैसिडोनिया। और इसका जन्म जो है पेला में हुआ था, मैसिडोनिया के पेला में हुआ था 356 ईसा पूर्व में। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था रुक्साना, या तो रेक्सोना भी कहीं कहीं नाम मिलता है, रुक्साना या रेक्सोना। और
जो थे रुखसाना जो थे ना, ये इनके पिता जो फारसी शासक शहादरा के थे, यानी कि जो शहादरा की राजकुमारी बोलिए या जो कोई भी बोलिए, रुखसाना, इनके पिता कहाँ के थे, फारस के ही शासक थे। सिकंदर का घोड़ा था, उसका नाम था बुक्का फेला, या तो कहीं पर नाम मिलेगा बुफे कराल या तो ब्यूसे फेल रू। ये नाम है बड़ा टेढ़ा, बड़ा अजीब सा, तो घोड़ा का नाम याद रखेगा। और यही घोड़ा जब इसका मर जाता है तो इसी के नाम पर फिर एक बुक्का फेला नाम का एक नगर भी बसाता है सिकंदर। सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर का गुरु था अरस्तु। और अरस्तु ही रहता है ना जो सिकंदर को विश्व विजेता का ख्वाब दिखाता है। तो अगर हम थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ये तो अगर हम लिखें तो एक था सुकरात, सॉरी मेरा कोई भाषा में अगर कुछ गड़बड़ हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। एक थे सुकरात, सुकरात के बाद प्लेटो, सुकरात के बाद प्लेटो, प्लेटो के बाद अरस्तु थे, प्लेटो के बाद अरस्तु, और अरस्तु के बाद सिकंदर। यानी कि सिकंदर का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य, सॉरी यार, सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लेटो, अब प्लेटो का गुरु सुकरात। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो सिकंदर किसका चेला था? अरस्तु का। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। ठीक है, सॉरी कुछ अगर इधर उधर हुआ तो ये कुछ था। और इसी प्लेटो को अफलातून कहा जाता है। ये जो प्लेटो है ना, इनको अफलातून कहा जाता है इतिहास में। चलिए अब आगे समझते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर, इसको समझ लिए। तो हाँ, यहाँ पर तो हो गया ना। तो अरस्तु मतलब कि ये तो हो गया ना कि इनका गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। यहाँ पर ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है, इसको काट दीजिएगा, ये हो जाता है कभी कभी। तो अरस्तु के गुरु प्लेटो था, इनको अफलातून कहा जाता था। और प्लेटो के गुरु सुकरात, और सुकरात को जहर देकर मार दिया गया था। भारत में सिकंदर का सबसे पहला सामना तक्षशिला के राजकुमार आम्भिक से हुआ था। किससे हुआ था? आम्भिक से हुआ था। वहाँ के राजा आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और गांधार की राजधानी मतलब कि स्वीकार कर ली बस। और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, ये तो बताया जा रहा है यहाँ पर एक्स्ट्रा में। तो सिकंदर का सेना पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ कि जो सिकंदर गया और आम्भिक को हरा दिया। 328 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त कर लिया। फिर पंजाब की तरफ बढ़ा, चूँकि वहाँ बोले ना कमज़ोर था, और पोरस से लड़ा। पोरस को पुरु भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पुरु। पोरस से लड़ा और सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध होता है, जिसको हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? हाइडे स्पीच का युद्ध, या तो झेलम का भी युद्ध कहा जाता है। क्यों झेलम का युद्ध कहा जाता है? क्योंकि झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था और बहुत वीरता से पोरस के राजा लड़ते हैं, जिसके कारण दोनों में मित्रता हो जाता है। फिर उनका जो साम्राज्य है ना, लौटा दिया जाता है। तो पंजाब के राजा पोरस के बीच में, पोरस और सिकंदर के बीच में झेलम के तट पर युद्ध होता है। इस युद्ध में पोरस तो हार गए, किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर उन्हें मित्र बना लिया। और सिकंदर को जो मतलब कि और सिकंदर की जो पत्नी थी रेक्सोना, ये पोरस की कलाई पर राखी भी बांधती है। अब ये जो हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ, ये कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, ये डेटवा याद रखिएगा। और फिर सिकंदर जब यहाँ से ये हो गया ना, तो सिकंदर स्थल मार्च से 325 ईस्वी पूर्व में वह अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया। देखा यार मगध साम्राज्य पे उसको हिम्मत, उसका सेना का जो बहुत सारा सेना था, उसका हिम्मत ही काम नहीं किया, लौट के चला गया। 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में इसका मौत हो गया था, डायरिया हो गया था, और बेबीलोन में ही इसका समाधि है। 33 वर्ष की उम्र में इसका मौत हो गया था सिकंदर का। अब आगे चलते हैं। तो इसीलिए सिकंदर का जहाँ मौत हुआ वहीं मकबरा है, और इसीलिए बेबीलोन को मतलब कि जहाँ पर इनका ये है मकबरा है, तो बेबीलोन को झूलता हुआ बगीचा कहा जाता है, जो कि 7 अजूबा में से एक है। ये दुनिया में 7 अजूबा है ना, उसमें से एक है ये। और सिकंदर जो है भारत में 19 महीने तक रहा था। और इसके साथ जो आने वाला था ना, एक इनका जल मंत्री था नियार्कस, मगर ये लेखक भी था। ऐसे याद रखिए, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन था? नियार्कस, और एनेसिक्रेटस हो गया, और अरिस्टिबुलस हो गया। ये तीन नाम है, जो कि VBI, इसको याद रखेगा। और सिकंदर आया था कैसे? तो खैबर दर्रा से भारत में आया था। हिंदू कुश पर्वत में खैबर दर्रा है, उसी से भारत एंटर मार दिया था। और सिकंदर की सेना ब्यास नदी, और ब्यास नदी को लोग अपना लैंग्वेज में हाइफेनिया कहता है, तो हाइफेनिया को पार नहीं कर पाया, मतलब कि सेना मना कर दी कि नहीं जाएंगे।
तो सिकंदर अपनी सेना नदी पार करने के लिए, जो सिकंदर था वो अपनी सेना को मतलब कि नदी पार हो जाए इसके लिए बहुत प्रेरित किया, मगर उसको सेना जो है ब्यास नदी पार नहीं कर पाया, है ना। रौद्र रूप को देखकर भारत से युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अतः स्थल मार्ग से ही 325 ईसा पूर्व में 326 में भारत पर आक्रमण किया था, पोरस से लड़ा, 325 में ये लौट गया। सिकंदर का थल सेनापति था जिसका नाम था निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, ये इसका थल सेनापति था। और जल सेनापति का नाम था नियारकस। इसी समय बोले थे उस समय वहाँ पर कि नियारकस इसका जल सेनापति था। तो नियारकस हो गया जल सेनापति। थल सेनापति कौन है? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का पुत्र था सिकंदर चतुर्थ, जो पत्नी रुखसाना का पुत्र था, यानी रुखसाना और सिकंदर से जो पुत्र हुआ उसका नाम था सिकंदर चतुर्थ। सिकंदर लड़ाई में खुद आगे लड़ता था, खुद आगे आगे रहता था ताकि सबका मनोबल बढ़े। और सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी वो सब क्षेत्र को जीत गया था। सिकंदर पूरी दुनिया के 60% भाग को जीता था और लगभग एशिया माइनर में तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गंधार, कंबोज ये सब जीत लिया था। सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना कौन दिखाया था? उनके गुरु अरस्तु ने। तो ये हो गया दोस्तों, हम लोग पूरी तरीक़ा से पढ़ चुके हैं इसको। अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे, बिंदुसार पढ़ेंगे। और आप लोग ना कभी बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक ना। हम लोग जो अगला पढ़ेंगे आगे चल के वो बिंदुसार पढ़ेंगे, और जो इधर पढ़ रहे हैं ना वो बिंबिसार पढ़ रहे हैं। वो जो बिंदुसार है ना वो थोड़ा सा समझ सकते हैं, पियक्कड़ आदमी था वो बिंदुसार, बड़ा दारू पीता था। तो ये जो बिंबिसार है इसके बारे में ऐसा कुछ बात नहीं है। तो चलिए वीडियो में तो इतना ही है, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।